हेलो गाइस। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन फिजिक्स का। तो सबसे पहले बात आती है कि ग्रेविटी होती क्या है। तो ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी इज़ द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी और ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर इज़ कॉल्ड ग्रेविटी। मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको जब हमारी अर्थ जो पृथ्वी है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो वो ग्रेविटी होती है। जैसे कि ये पेन का कैप है, इसको मैं इस हाइट से ड्रॉप करता हूँ, तो इस हाइट से ड्रॉप करने के बाद ये सीधे नीचे गया, तो मतलब हमारी अर्थ ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब इस पेन को अर्थ ने अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट किया, ये होती है हमारी ग्रेविटी। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब जो हमारे न्यूटन्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ग्रेविटी का लॉ दिया था जिसका नाम था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इनके लॉ के हिसाब, इनका लॉ क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकुलर और बॉडी इज़, इनका सिंपल सा एक नियम था। मतलब इन्होंने दो ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, जिनका मास था m1 और दूसरे का मास इन्होंने m2 रखा। तो क्या था इनका यूनिवर्सल लॉ? इनका कहना था कि जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब इन दोनों का जो मास होगा, मास 1 इंटू में मास 2, इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। किसके होगा? फोर्स के। फोर्स के मतलब मास 1 और मास 2 का प्रोडक्ट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। दूसरी बात इनकी क्या थी? दूसरी बात थी कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस पार्टिकल्स और बॉडीज़। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस d, जो डिस्टेंस है वो होगा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स के। जैसे कि पहले में था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब इनका जो मास होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और दूसरा पॉइंट है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमने डी से डिनोट किया है, और इनका जो डिस्टेंस है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स का। और डिस्टेंस का स्क्वायर, सिर्फ डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक। तो पहला क्या था? फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया दोनों के मास का प्रोडक्ट, और जो फोर्स है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक। तो फोर्स हमारा हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मास एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अब हमने यहाँ से इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक वैल्यू यूज़ की है g। इस कांस्टेंट को, साइन को हटाया और एक वैल्यू यूज़ की g, तो हमारा ये फार्मूला बन गया। ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी g हमने एक वैल्यू लगाई, इसको हमने नाम दिया कांस्टेंट वैल्यू। ये g क्या होती है? ये g कुछ नहीं होती, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक। g क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू हमने यूज़ की है। किस लिए यूज़ की है? प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए। प्रोपोर्शनल के साइन की जगह हमने g की वैल्यू यूज़ की, और g हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू था जिसकी एक फ़िक्स वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर कैसे आया? इफ़ अ यूनिट f, एक यूनिट हमने ले ली f इज़ इन न्यूटन। फोर्स सबको पता है कि न्यूटन में होता है, और मास इज़ इन kg, और मास किस में होता है? kg में होता है। और d डिस्टेंस किस में होता है? मीटर में होता है। देन द यूनिट ऑफ g कैन बी कैलकुलेटेड एस। ठीक। फोर्स किस में होता है? न्यूटन में। मास किस में होता है? kg में। डिस्टेंस किस में होता है? मीटर में। ठीक है। तो g की वैल्यू हम यहाँ से आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो g की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? f इंटू में d का स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। ठीक। f की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। d की SI यूनिट क्या होती है? मीटर। और मास की SI यूनिट क्या होती है? kg। स्क्वायर इसलिए लगा क्योंकि d का स्क्वायर है, और यहाँ पे kg स्क्वायर इसलिए लगा क्योंकि m1 इंटू m2 है। ठीक। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg पर स्क्वायर। ठीक। ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? व्हेन ऑन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज़ कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब फ्री फॉल कुछ नहीं है, एक इन्फ्लुएंस होता है, एक अट्रैक्शन होता है। किसका अट्रैक्शन होता है? फोर्स का, जो कि ग्रेविटी, हमारी जो अर्थ है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है। ये पेन का कैप, इसको हमने छोड़ा तो नीचे गया,
क्योंकि ग्रेविटी थी नीचे। अर्थ में क्या थी? ग्रेविटी। ग्रेविटी ने क्या किया? इसको अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। ठीक, हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, F इज़ इक्वल G(m1) इंटू M2, मतलब जो फोर्स होता है वो G, कैपिटल G, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू क्या थी? 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको हमने अभी इससे पहले सॉल्व करके भी दिखाया था। ठीक, तो फोर्स इक्वल क्या होता है? mg होता है, मास इंटू में ग्रेविटी। ठीक, जैसे हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है ना मास इंटू में एक्सेलरेशन, वैसे ही हम यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू में ग्रेविटी यूज़ करते हैं, क्योंकि इस ग्रेविटी पिछले जो हमारे 2 चैप्टर हैं, मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उन दोनों चैप्टर में हम फोर्स की वैल्यू थी उसको एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, लेकिन ग्रेविटी वाले चैप्टर में हम इसको ग्रेविटी पढ़ेंगे। ठीक, तो इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया और इसको इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को हमने एक दूसरे के इक्वल रख दिया। क्यों? क्योंकि इस वाले फोर्स का भी फार्मूला सेम है और इस वाले फोर्स का भी फार्मूला सेम है, तो F इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होता है। ठीक, तो mg इक्वल में G(m)m अपॉन में r का स्क्वायर। छोटे m से छोटे m को हमने काट दिया, तो हमारा बचा क्या? स्मॉल g इक्वल कैपिटल G m अपॉन में r का स्क्वायर। ठीक, अभी हम इस छोटे g की वैल्यू को सॉल्व करके देखते हैं कि इस छोटे g की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि कैपिटल G की वैल्यू तो हमने पीछे सॉल्व करके देख ली, जिसकी वैल्यू क्या निकली थी? ये कांस्टेंट फिक्स वैल्यू थी, वो थी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी पर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 6.67 और 6.7 दोनों एक ही बात होती है, आप कुछ भी यूज़ कर लो। ठीक, हमने मास की वैल्यू यहाँ पे ली है 6 इंटू 10⁻24 kg और रेडियस हमने लिया है 6.4 इंटू में 10⁻6 मीटर। ठीक, फॉर्मूला हमने लिख लिया, G इक्वल कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में r का स्क्वायर। G की वैल्यू हमने ऊपर से पुट कर दी और M की वैल्यू भी हमने 6 इंटू 10⁻24 kg पुट कर दी और अपॉन में r की वैल्यू r का स्क्वायर 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। ठीक, अभी हमने इनकी SI यूनिट को रिमूव कर दिया यहाँ से। SI यूनिट को हटाने के बाद इक्वेशन कुछ हमारी ऐसे दिखती थी, नीचे वाले को हमने ब्रेकअप कर दिया, 6.4 का स्क्वायर अलग से हो गया और 10 का पावर 12 इसलिए हो गई क्योंकि 6 2 12। ओके, यहाँ पे इसकी पावर 1 मानी जाएगी, तो 2 1 जा 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे? नीचे वाले को फिर से सॉल्व किया नेक्स्ट लाइन में, इसका स्क्वायर 40.96 और 10 का पावर 12। ठीक, नेक्स्ट वन में हम इन 10 की जो वैल्यू है इन सबको एक कर लेंगे, 6.7 का 6.7 और ये वाला 6 हम यहाँ पे ले आएंगे और इंटू में 10 की पावर -11 24 प्लस में, और ये -12 आ गया इस नीचे वाली वैल्यू को। जब हम ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर किस में हो जाती है? माइनस में हो जाती है। ठीक, और 40.96 का 40.96 एग्जैक्ट आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, 40.2 इंटू में 10 अपॉन में 40.96, इसकी ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40200, इसको हमने पॉइंट की वैल्यू हटाई तो 4096 आ गया। ओके, पॉइंट हटा के हमने 00 ऊपर लगा दिया। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके 9.8 मीटर पर स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप रफ में सॉल्व कर लेना, एग्जैक्ट यही आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक, तो अब हमारा इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ की इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, तो इसकी पहली इंपॉर्टेंस है द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, एक ऐसा फोर्स जो कि हमें पृथ्वी से बाइंड करके रखता है, मतलब बांध के रखता है, वरना हम हवा में उड़ते रहेंगे। ठीक, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जो मून का मोशन है अराउंड के अर्थ में, वो भी उसके लिए भी ग्रेविटी का लॉ इम्पोर्टेंट है। ठीक, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ का मोशन सन के अराउंड। टाइड्स ड्यू टू द मून इन द सी, जो टाइड्स होती हैं मून के द्वारा समुद्रों में, उसके लिए भी ग्रेविटी का होना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड हाइट। मास और हाइट क्या होता है? इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि ये मास और हाइट को दोनों एक ही चीज़ मानते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे मास और हाइट दोनों एक अलग अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो मास क्या होता है? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच वी हैव मेड अप ऑफ, मतलब मास होता है कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिससे हम मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, और वेट क्या होता है? फोर्स एक्जेक्टेड बाय अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, जो एक अर्थ फोर्स लगाती है, ठीक है, किस पर? ऑब्जेक्ट पे, वो होता है वेट। ठीक है, अब इसका डिटेल में डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। ठीक,
तो पहला पॉइंट क्या है मास का, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, किसी भी मैटर में कितना अमाउंट होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में कितना मैटर का अमाउंट होता है, ठीक, ये होता है मास। इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी एट अ प्लेस इन यूनिवर्स, ये क्या होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, मतलब हर जगह इसकी फिक्स वैल्यू होती है, ये चेंज नहीं होती, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, इसको एक फिजिकल बैलेंस से मेज़र किया जाता है और इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम होती है, ठीक है। अब वेट के बारे में देखते हैं। इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये क्या होती है, एक फोर्स होती है जो कि ग्रेविटी लगाती है किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं होती, ये वेरिएबल होती है। मास क्या था, कांस्टेंट था, वेट क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। ये चेंज हो सकती है, चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी में ये चेंज होती रहती है, ठीक है। वेट चेंज होती है, मास चेंज नहीं होती। इट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, इसको किससे मेज़र किया जाता है, स्प्रिंग बैलेंस से, और मास को किससे मेज़र किया जाता था, फिजिकल बैलेंस से। वेट की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वाई इज़ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 द वेट ऑन द अर्थ, ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो मून पे 1/6 क्यों हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द अर्थ, ठीक है। तो देखिए क्या आंसर आता है इसका। मास ऑफ मून, मून का मास कितना है, 7.4 इंटू 10⁻10⁻2 kg। रेडियस कितना है, 1.74 इंटू 10⁻6। और जो जी की वैल्यू हम यूज करते हैं कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में पर kg स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, मतलब स्मॉल जी इक्वल में कैपिटल जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर। सेम वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल जी की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर लेंगे, ठीक। 7.4 इंटू 10⁻22 ये हो गया हमारा मास, ठीक, अपॉन में आर का स्क्वायर 1.74 इंटू में 10⁻6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 6.6.7 आ गया, 7.4 हमने लिख लिया और इन दोनों को एक साथ लिख देंगे तो 10 - 11 प्लस में 22, ठीक है। अब नीचे वाले को यहाँ पे सॉल्व किया, 1.7 इंटू 1.7 मतलब दोनों का स्क्वायर इंटू में 10⁻12 10⁻6 2 12, ठीक है। इसको अब रफली सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 1.63 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। अब ग्रेविटी ऑफ मून, मून की ग्रेविटी कितनी आई 1.67 और अर्थ की कितनी है 9.81, ठीक है, कितनी है 9.81। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 1/6 अप्रॉक्स में आ जाएगा, जो कि एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, 1/6 हम इसको मान के चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है। थ्रस्ट क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड द थ्रस्ट। फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ मतलब जो अर्थ पे फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड द थ्रस्ट, ठीक है, वो परपेंडिकुलर फोर्स होता है तो उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। अब प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर, मतलब प्रेशर कुछ नहीं है, थ्रस्ट अपॉन एरिया कर देना, यही हमारा प्रेशर होता है, बस बात खत्म है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट पास्कल होती है जिसको हम डिनोट करते हैं पीए से, किससे, पीए से। नेक्स्ट टॉपिक है बायोंड फोर्स क्या होता है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बॉटल और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम दो चीज़ लिखेंगे, बॉटल और ऑब्जेक्ट, इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायोंड फोर्स। कोई भी बॉटल हो या ऑब्जेक्ट हो उसको हम पानी में डालेंगे तो पानी क्या होती है, एक अपवर्ड फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ, ठीक है। जो अपवर्ड फोर्स लगता है उसी को बायोंड फोर्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि एक आप बॉटल लो उसको पानी में फेंक दो, ठीक है, तो वो बॉटल डूबती नहीं है क्योंकि उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे बॉटल लिखा है, ठीक, ओके। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का मास को डिवाइड कर दो किससे, उसके वॉल्यूम के साथ, तो उसकी क्या हम निकाल लेते हैं, डेंसिटी। ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसी को आप डेफिनेशन में भी करके लिख सकते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर क्यूब, ठीक है, जहाँ भी बात वॉल्यूम की आ जाए वहाँ पे हम क्यूब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर क्यूब हो गई, ओके। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, वाई डज कॉर्क फ्लोट ऑन द वाटर। जो कॉर्क होती है वो वाटर पे फ्लोट क्यों करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस दैन द डेंसिटी ऑफ वाटर। जो कॉर्क की डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है, ठीक है।
दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द कॉर्क। इसका मतलब क्या है कि जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा वाटर का किस पे, कॉर्क पे, वो ज़्यादा होगा किससे, कॉर्क से, ठीक है, ग्रेटर देन द कॉर्क ऑफ द वेट ऑफ द कॉर्क, सो इट इज़ फ्लोट ऑन द वाटर। सिंपल सी भाषा में है कि जो कॉर्क होती है उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए कॉर्क फ्लोट करता है, डूबता नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है वाई डज आयरन नेल सिंक इन द वाटर। जैसे यहाँ पे था कॉर्क फ्लोट क्यों करता है, यहाँ पे पूछा गया है कि आयरन नेल सिंक क्यों हो जाती है, मतलब उसमें डूब क्यों जाती है। तो यहाँ पे क्या था, कॉर्क की डेंसिटी कम होती है, तो यहाँ पे आयरन की जो डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी की डेंसिटी से आयरन नेल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसका मतलब है जो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है वाटर का, इस बार फोर्स कम हो जाएगा। जब फोर्स कम होगा तो हमारी जो आयरन नेल है वो उसमें डूब जाएगी, ठीक। ये दोनों छोटे से क्वेश्चन है, छोटा सा कंसेप्ट है। कोई चीज़ डूबेगी तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, नहीं डूबेगी तो उसकी डेंसिटी कम होगी, बस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट है, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी इज़ इमर्स्ड फुल्ली और पार्शली इन अ फ्लूइड, ठीक है, जब कोई भी चीज़ आधी या तो पूरी किसमें, फ्लूइड में जब इमर्स हो जाए, डूब जाए, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, तो वो क्या करती है, एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती है, दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। किसके बराबर होती है, जो ऑब्जेक्ट है जो डूबा होगा, ठीक है, ये तो आधा या तो पूरा, जैसे शिप होता है ना, शिप पानी में डूबा होता है, पानी में पूरा नहीं डूबता, अपने साइड के पानी को हटाता है क्योंकि ऊपर से एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, ठीक है, तो पानी को क्या करता है, डिस्प्लेस करता हुआ जाता है, ठीक है। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट हो गई, जो डिस्प्लेस कर रहा है पानी को, ठीक है, फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट, ठीक है, वो इक्वल होता है उसके वेट के, जितना वेट होगा उतना ही वो डिस्प्लेस करेगा, उतना ही अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ उसमें डूबती नहीं है, ठीक है। ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसके एप्लीकेशन क्या हैं, कहाँ यूज किया जाता है, इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, शिप्स और सबमरीन्स को डिज़ाइन करने में यूज किया जाता है। और लैकोमीटर्स होता है जो कि यूज़ होता है, विच आर यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क के सैंपल की प्योरिटी चेक की जाती है। हाइड्रोमीटर होता है यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। हाइड्रोमीटर क्या करती है, डेंसिटी पता करती है किसकी, लिक्विड की, ठीक है, ये भी इसी के प्रिंसिपल पे हमारा बेस्ड होता है, ठीक। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को हम, एक छोटा सा टॉपिक और है, डेंसिटी हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब यहाँ पे है एक रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इसको देख लेते हैं। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट ऑफ वाटर, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की रेशो होती है किसके, डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर, वाटर की रेशो के ऊपर होती है। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, सब्सटेंस अपॉन में वाटर, ये होती है क्या, रिलेटिव डेंसिटी। इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती, क्यों नहीं होती, सिंस द रिलेटिव डेंसिटी एज अ रेशो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़, मतलब ये सिमिलर क्वांटिटीज़ की रेशो होती है, इसलिए इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखते हैं, क्या है ये, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, एक सिल्वर है, सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है 10.8, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 10⁻³ kg/m3। वाटर की डेंसिटी है और सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी, दो चीज़ दे रखी है। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी देखिए, सिल्वर की डेंसिटी पूछ रहा है एसआई यूनिट के साथ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी हमें पहले से पता है कितनी है, 10.8 है, और डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमें निकालना है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें गिवन है 10⁻³। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों का करो, यहाँ पे इसके नीचे 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी तो सेम चीज़ आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 10.8 की मल्टीप्लाई 10⁻³ में होगी तो 10.8 इंटू में 10⁻³ kg/m3, बस छोटा सा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने की आगे ज़रूरत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे, ओके। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, ओके, थैंक यू।